IMF पैकेज की रकम जल्द जारी करने का मामला है। आर्मी चीफ ने बाइडन इंतजामिया से राब्ता किया है। गैर मुल्की जरीदे के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अमरीकी नायब वजीर खारजा वेंडी शर्मन से टेलीफोनिक गुफ्तगू में कर्ज की रकम जल्द जारी करने के लिए IMF पर असर रसूख इस्तेमाल करने की अपील की है। आर्मी चीफ ने कहा कि अमरीका IMF पर 1 अरब 20 करोड़ डॉलर्स की फराहमी के लिए फौरी दबाव डाले। बात करते हैं इसी पर। खालिद अजीम साहब हमारे साथ हैं। खालिद अजीम साहब, क्या कहेंगे आप इस मामले पर? क्या इम्कान है? IMF की चाबी तो अमेरिका के पास है, तो क्या बाइडन इंतजामिया इस मुश्किल में पाकिस्तान के काम आएगी? जी, आपने बिल्कुल निशानदेही सही तौर पे की है कि अमेरिका जो है वो खासा असर है उसका IMF पे, बल्कि कहा यह जाता है कि इनडायरेक्टली जो IMF है उसको गवर्न ही अमेरिका करता है, उसी की पॉलिसी चलती है। और अगर वो बहुत वाज़ेह लफ्ज़ों में नहीं कहता तो कम अज़ कम इशारे उसी के चलते हैं। तो इस मौके पे अगर आर्मी चीफ की ये जो रिक्वेस्ट है एक्सीड किया जाता है, इसको राय दी जाती है, तो डेफिनेटली IMF का मामला जो है वो थोड़ा सा तेजी से हो सकता है, क्योंकि अब सूरत हाल ऐसी चल रही है कि जिसमें दिन ब दिन संजीदगी बढ़ती जा रही है और इस बात की जरूरत है कि जो IMF वाला मामला है उसको मजीद लिंगर ऑन न किया जाए। वो उससे पहले खासा लटक चुका है। साबका हुकूमत के दौर में चूँकि बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात उनके थे और या फिर उनको ये महसूस हो रहा था कि उनके लिए सियासी मैदान में मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, तहरीक अपने कामयाब होने के चांसेस हो, तो उन्होंने जो उस पर अमल दरामद वाले मामलात हैं उनको फ्रीज कर दिया था, मौखर कर दिया था। उसकी वजह से भी जो है वो पाकिस्तान का वक्त आया हुआ और पाकिस्तान को इस वक्त IMF के साथ मुआहदे की और उसके पैसे के आने की जरूरत मिली है कि उसकी रिफ्लेक्शन होती है, जिसकी वजह से दूसरी मुख्तलिफ जो इदारे हैं वहाँ पे और मुख्तलिफ ममालिक जो है वहाँ से पाकिस्तान को जो मदद मिल सकती है उसका इल्जाम इस बात में होता है कि आप एक तरह से हमारी साख को वेरीफाई कर देता है IMF का पैकेज। और इसी तरह से हमने अगर कोई बॉन्ड अगर लॉन्च करने हो तो उसके लिए भी अगर IMF के प्रोग्राम में आप फंसे हैं तो आपकी साख बेहतर समझी जाती है, आपका वो बॉन्ड जो है वो मार्केट में आसानी से एक्सचेंज हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए आर्मी चीफ ने कोशिश की और ये पहला मौका नहीं है। अगर आपको याद हो तो इमरान खान साहब जब पहली मरतबा जब बरसे इक़्तिदार आए थे और सऊदी अरेबिया का उन्होंने दौरा किया तो उनका वो दौरा एक लिहाज से नाकाम रहा, लेकिन बाद में फिर आर्मी चीफ की इंटरवेंशन जो है उसके नतीजे में हमें एक बहुत शानदार पैकेज वहाँ से मिला, जिसमें डेफर्ड पेमेंट पे फेल भी मिला था और वो नकद रकम जो है वो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट को बहाल रखने के लिए अमेरिका ने हमें दी थी $3 की, और जो कि रिवाइजेबल थी मुख्तलिफ औकात में उसको तब्दील उससे रियल हो सकता था। तो ये सारी ऐसी सिचुएशन है जिससे मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो आला तरीन अस्करी क़यादत है उसकी जानिब से ये जो कोशिशें हैं उनमें यकीनी तौर पर उसकी पजीराई होगी और पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफवाज है और ख़ास तौर पर उसके सरबराह जो है उनको क्या अहमियत दी जाती है इसका अंदाज़ा इस बात से आपको हो जाना चाहिए कि इससे पहले जब हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान और उनके साथ आर्मी चीफ अपने एक वफद के साथ वहाँ अमेरिका गए हुए थे एट ए टाइम, तो 21 तोपों की सलामी जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को दी गई थी। इसका मतलब है कि अमेरिका जो है वो हमारी असली क़यादत को बहुत वेट देता है और अगर इन हालात में उनका असर रसूख इस्तेमाल हो के पाकिस्तान की मदद हो सकती है, पाकिस्तान के मसाइल हल हो सकते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि उनको भी इस वक्त फाहम नहीं बरतना चाहिए था। इसी तौर पर उन्होंने ठीक टाइम पर ये किया और हमें किसी और को भी इस हवाले से कोई तनकीदी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये मुल्क की मईशत के हवाले से एक मुफीद इक़दाम है। ठीक है, हमें ज्वाइन किया कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब ने भी। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जैसा कि अभी ये बात सामने आई है कि ये कोई पहला मौका नहीं है अफवाज पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के साथ हर पल खड़ी होती है और सऊदीया में भी जब इमरान खान की हुकूमत आई थी वो वहाँ पर गए थे, दौरा इतना कोई मुस्बत नहीं था, तब भी आर्मी चीफ ने किरदार अदा किया था और अब भी आर्मी चीफ ने ही किरदार अदा किया है। तो आप क्या समझते हैं
क्या उनकी जानिब से ये जो टेलीफोन किया गया है इसके बाद कहीं पर कोई ताउन हो सकेगा, रकम जल्दी मौसूल हो सकेगी, पाकिस्तान के हालात कुछ बेहतर हो सकेंगे? जी देखें, एक तो सबसे पहली बात यह है कि जी आर्मी चीफ जो है वो इकोनॉमिक काउंसिल के मेंबर भी हैं, जो हमारी नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल है। तो अब हम जब बात ये करते हैं कि जी जो सिक्योरिटी है वो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है और उसमें इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है वो भी पूरी की पूरी फोकस इकोनॉमी पे करती है। तो जब इकोनॉमी ठीक नहीं होगी तो जाहिर है जो सिक्योरिटी का कंप्रीहेंसिव जो डेफिनेशन है वो अफेक्ट होती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो उनका आर्मी चीफ का बात करना एक बड़ी खुशआइन बात है, क्योंकि जो इस वक्त इकोनॉमी की सूरत हाल है, जो क्राइसिस हैं कंट्री के अंदर, और जैसे हमारे आप देखिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री, हमारी कॉटेज इंडस्ट्री, बिकॉज ऑफ जो डॉलर की का जो रेशो रुपी पैरिटी बढ़ रही है, और जो फिर हमारा जो एक इकोनॉमिक क्रंच है उसकी वजह से जाहिर है सारा स्टैंड स्टिल पे है। और इस स्टैंड स्टिल को आई थिंक अगर किसी भी तरीके से एड्रेस करने के लिए अगर कोई भी अगर कुछ जो है वो तरीका किया जाता है जिस तरह से एक आर्मी चीफ की एफर्ट है, तो आई थिंक ये बहुत खुशाइन बात है और इज रियली अप्रिशिएबल। और ये भी नेशनल सिक्योरिटी के जो ओवरऑल कंप्रीहेंसिव डेफिनेशन है ये उसके अंदर आता है। आबिद लतीफ़ साहब, आप ये कह रहे हैं कि ये खुशाइंद है। माहिर मुआशियात खुर्रम शहजाद साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। खुर्रम शहजाद साहब, अगर मुस्बत नताइज आ जाते हैं इस राबते के, फौरी पैकेज रिलीज़ हो जाता है, तो क्या समझते हैं आपके डॉलर की जो ऊंची उड़ान है थम सकेगी? पाकिस्तानी मईशत को कुछ संभाला होगा क्या? जी एब्सोल्युटली। देखें, इस वक्त हमें इनफ्लो की अशद ज़रूरत है, डॉलर इनफ्लो की, और उसमें एक बड़ी जो हर्डल रही है वो IMF के साथ प्रोग्राम का जो है ऑनबोर्ड ना होना है, और अब वो हो चुका है, और स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट तो साइन हुए भी हमें मेरे ख्याल में 2-2.5 हफ्ते हो चुके हैं। तो देखें, एग्रीमेंट साइन हो चुका है और अब बोर्ड मीटिंग IMF की बहुत दूर है, यानी कि अगस्त एंड में। तो मेरा नहीं ख्याल कि हम जो है किसी चीज़ का इंतजार करें, चाहे वो सिविलियन हों चाहे हमारी फोर्सेस हों, हम सब मिल के जो है वो मेरे ख्याल में स्ट्रैटेजी कंबाइन होनी चाहिए डेफिनेटली। बट अगर हमारे वो स्टेक होल्डर्स जिनकी अच्छे रिलेशंस हैं, जिन्होंने US के साथ भी, यूरोपियन यूनियन के साथ भी डिफरेंट जो है वो फोर्सेस के एंड पे काम किया है, यानी कि अगर अफगानिस्तान का मसला हो या पाकिस्तान में जो है वो फाइट अगेंस्ट टेररिज्म हो, इन सब पे बड़ी अलाइनमेंट रही है, बड़े अच्छी कोऑर्डिनेशन रही है। तो क्यों ना हम वो रिलेशन उस पर कैपिटलाइज करें, क्योंकि इस वक्त हमें जरूरत है। तो अगर रीच आउट किया जाता है IMF की वजह से US को, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं, बल्कि हमें सबको करना चाहिए। इनफैक्ट सारी जितनी हमारी जो टॉप ब्रास है सबको करना चाहिए। इसकी वजह यह है कि US जो है उसके पास सिग्निफिकेंट शेयर है IMF का, यानी कि IMF का इंफ्लुएंस है उसके पास। तो क्यों ना हम ये रिक्वेस्ट करें, क्योंकि हमारे ट्रेडिंग पार्टनर भी है, यूरोपियन यूनियन भी हमारा ट्रेडिंग पार्टनर है। लेकिन खुर्रम शहजाद साहब ये भी बता दीजिए कि IMF का पैकेज मिलने के बाद हमें किन ममालिक और किन इदारों से फाइनेंसिंग हासिल हो सकेगी? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ देता हूँ कि हमें जो है ना, जो हमारे गैप है फाइनेंसिंग का, वो 3 से 4 बिलियन डॉलर का रफली 5 बिलियन डॉलर का रफली है, जिसमें 1 अरब डॉलर की हमारी जो बॉन्ड की पेमेंट है वो 2022 दिसंबर में हमें ड्यू हो रही है, यानी कि दिसंबर में हमें 1 अरब डॉलर देना है। उससे पहले हमें कुछ बहुत ज्यादा इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट स्टिल हमारे पास तकरीबन 4 से 5 बिलियन डॉलर एडिशनल आते हैं, तो उससे हमें बड़ी सपोर्ट मिलेगी, हमारी करेंसी जो है बेहतर हो सकती है, महंगाई में कमी हो सकती है। तो हमारे पास 3 और ऑप्शन हैं। एक तो ये कि हमारी जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, फ्रेंडली कंट्री है, जिसमें सऊदी अरेबिया है, जिसमें UAE है, जिसमें बहरीन है, जिसमें कतर है, इन सबसे हमारे बड़े अच्छे ट्रेड के रिलेशन हैं, इन्वेस्टमेंट के रिलेशन हैं, और हम इन सबसे बहुत ज्यादा एनर्जी इम्पोर्ट करते हैं। तो क्यों ना हम इनके पास भी, वैसे तो गवर्नमेंट ने रीच आउट किया है इनको भी, लेकिन इस चीज की जरूरत है कि हम उनसे ये रिक्वेस्ट करें कि देखिए IMF ऑन बोर्ड आ चुका है अब, तो आप भी अपने इन्फ्लोज जो है, जो भी हमारे साथ अगर डेफर्ड पेमेंट पे ऑयल लेना है तो उसकी जल्दी हमसे जो है वो बात कर लें, हमें कुछ इन्फ्लोज आपने और देने तो प्लीज जल्दी कर लें, और चाइना के साथ भी रीच आउट करें। सारे अच्छे फ्रेंडली कंट्रीज को रीच आउट करें, अपने मैक्सिमम रिलेशंस को इस वक्त जो है वो कैपिटलाइज करें। तो मेरे ख्याल में इंशाल्लाह 1-2 महीने 2 महीने में हमारे पास अच्छा खासा इंफ्लो जो है वो आ सकता है, और हम दोबारा से स्टेबिलिटी की तरफ जा सकते हैं, और फिर इलेक्शंस और हमारे जो एक रूटीन वर्क जो है वो सारा हो सकता है, और एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ सकती है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी कम सकती है। अच्छी बात यह है कि ऑयल की प्राइसेस नीचे आई हैं, फूड की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में नीचे आई हैं, बट डॉलर क्योंकि बढ़ गया है उसने ऑफसेट कर दिया ये बेनिफिट। लेकिन हम अभी हाथ पैर मारें और जाके
ہم اچھی کوئی ڈیل کر لیں، کوئی اچھی جو ہے بات کر لیں، تو میرے خیال میں ہمیں مدد مل سکتی ہے اور ٹائم بھی مل سکتی ہے، بیٹھے رہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ خرم شہزاد صاحب، آپ جو فرما رہے ہیں، خالد عظیم صاحب سے اس پر بات کرتے ہیں۔ خالد عظیم صاحب، جس طرح سے خرم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلٹی کے لیے ہمیں جو ہمارے پاسبل ریچ آؤٹ ممالک ہیں ان کے ساتھ رابطہ کرنا ہوگا، اپنی پالیسیز کے اندر چینج لے کر آنا ہوگا، لیکن جب ملک کے اندر کوئی گورنمنٹ ہی اسٹیبل نہیں ہے تو یہ سب کچھ کیسے ہوگا؟ دیکھیے، یہ تو ہمیشہ کا فنامنا ہے کہ جب تک آپ انٹرنلی اپنے آپ کو مستحکم نہیں کرتے اور اس میں دونوں آپ کا دفاع بھی جو ہے وہ اسٹیک پہ رہتا ہے، آپ کی معیشت بھی اسٹیک پہ رہتی ہے، اور اسی لیے جو بار بار زور دیا جاتا ہے اس بات پہ کم از کم ملک کے اندر اس انداز کی اسٹیبلٹی ہو، اختلاف اپنی جگہ پہ چلتا رہے لیکن کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹی نہ ہو جس میں مجموعی طور پہ ملک کے عدم استحکام کا یا یہاں پہ سیاسی نظام کے عدم استحکام کا تاثر ملتا رہے۔ اس سے یقینی بات ہے کہ ریچ آؤٹ ممالک جو ہیں وہ آپ سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں اور وہ انتظار میں رہتے ہیں کہ جب کبھی آپ کا کوئی ایسا اسٹیبل سلسلہ ہو، وہ اسموتھ کوئی چل رہا ہوگا تو پھر اس کے بعد وہ آپ سے بات کریں گے، رجوع کریں گے۔ تجارت میں بھی یہی معاملات ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں ان کو یہ توقع نہیں ہوتی کہ تجارت کے حوالے سے جو معاہدے کیے جائیں گے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ اسموتھلی عمل درآمد ہو سکے گا، اور یہ معاملات جو ہیں وہ آپ کی جو اس وقت یہ ایک ریالٹی ہے کہ ابھی فی الحال قرض پہ ہم لوگ چل رہے ہیں، آئی ایم ایف کا پروگرام قرض کی صورت ہے، اس کے علاوہ بیلنس آف پیمنٹ کے جو نام پہ ہم جو دوست ممالک جو ہیں ان کی جو ملتی ہے وہ بھی ایک قرض ہے، اور ڈیفرڈ پیمنٹ پہ اگر آپ کو وہ تیل ملتا ہے تو وہ بھی ایک قرض ہے جس کی آپ نے آگے کرنی ہے۔ قرض میں فی الحال یہ معاملات چل رہے ہیں تو اس میں تھوڑا سا محتاط ہو کے چلنے کی ضرورت ہوتی کہ آپ کی شہرت جو ہے وہ ایک شرارتی بچے کی نہ ہو کہ جس کے ہاتھ میں آئی کوئی چیز جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی یا آپ کے حوالے سے بد عہدی کا تاثر جو ہے وہ نہ ابھر رہا ہو۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ملک کے اندر ایسے حالات ہوں۔ اور یہ دیکھیں ایک بات اور ہے، یہ تلخ چیز ہے لیکن اس کو یہ ماننا پڑے گا کہ بطور ادارہ جو ہے وہ آپ کی فوج کی ساٹھ ہے، اسی وجہ سے اس کا سربراہ جو ہے اس کی بات اگر کوئی اس قسم کی ہوتی ہے تو وہ اس کو نظر انداز نہیں کیا جاتا، لیکن جو سیاسی حکومتیں ہیں ان کو یہ فیسلٹی وہ انجوائے نہیں کرتے ہیں، وہ یہ پریولیج انجوائے نہیں کرتے ہیں۔ ان کو بھی چاہیے کہ اپنے وقار کو اس حد تک بلند کریں کہ لوگ جو ہیں وہ ان کو ان کے اوپر ٹرسٹ کرنے کے پیچھے تیار ہوں۔ اور یہ عابد لطیف صاحب درست فرما رہے تھے کہ وہ اکنامک کونسل کے ممبر ہیں، چیف آف آرمی اسٹاف، لیکن عام حالات میں اگر دیکھا جائے تو ہماری آرمی کا یہ کام نہیں ہے، لیکن ملکی حالات کے نتیجے میں وہ ان کو اکنامک کونسل کا حصہ بھی بننا پڑا، اور اکنامک معاملات میں ہیں ان کے اوپر ان کی دخل اندازی کرنے یا ان کا جو رول ہے وہ ان کو ادا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ خوشائند اقدام ہے، تمام پینلسٹ کا یہی کہنا ہے۔ خالد عظیم صاحب، عابد لطیف صاحب اور خرم شہزاد صاحب، گفتگو کرنے کے لیے آپ کا شکریہ۔